Hello students, I am Savita Gupta, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर. वेलकम इन लर्न विथ सविता. आज इस वीडियो में हम फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फिट, जो कि क्लास 10th की इंग्लिश बुक है, पेपर में आने वाले क्वेश्चन आंसर वाले पोर्शन को कवर करेंगे. तो मोस्टली इसमें जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो एजुकेशन पोर्टल के क्वेश्चन हैं, सैम्पल पे क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगे वो भी इसमें मैंने कवर किया है. तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 जो आता है आपके एग्ज़ाम के पेपर में, जिसमें रहता है आंसर इन 30 वर्ड्स, जो 2 नंबर के होते हैं, उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे. वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लैंको? पोस्ट मास्टर ने लैंको को क्यों पैसे भेजे? वाई डज ही साइन द लेटर गॉड? और उसने जब लेटर भेजे, लेटर में नीचे उसने लिखा फ्रॉम गॉड, तो गॉड वर्ड के नाम से उसने साइन क्यों किया? तो आंसर इसका आता है द पोस्ट मास्टर सेंट मनी टू लैंको इन ऑर्डर टू कीप लैंकोज फेथ इन गॉड. तो लैंको के फेथ को, लैंको के विश्वास को बनाए रखने के लिए पोस्ट मास्टर ने उसको पैसे भेजे, क्योंकि लैंको जो है वो ईश्वर से पैसे की डिमांड किया था और इसीलिए उसने नीचे साइन भी गॉड के नाम से किया. Why did लैंको से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? जब तेज पानी बरसने लगा, पानी की बड़ी 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 बूंदें बरसने लगी, तो लैंको ने कहा कि ये पानी की बूंदें नहीं हैं, चांदी के नए सिक्के हैं. ऐसा क्यों कहा? लैंको कंपेयर द रेन ड्रॉप्स विथ न्यू कॉइन्स. तो लैंको ने पानी की बड़ी बड़ी बूंदों को न्यू कॉइन से इसलिए तुलना किया बिकॉज दे वर प्रोमिसिंग हिम अ गुड हार्वेस्ट. हार्वेस्ट यानी फसल, रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी. प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि. तो ये जो बड़ी बड़ी पानी की बूंदी थी वो अच्छी फसल होगी, इसकी वो आशा दिला रही थी, और जब फसल अच्छी होगी तो फलस्वरूप क्या होगा? समृद्धि भी आएगी. What did courage mean to नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला के समक्ष करेज यानी साहस का क्या अर्थ था? फॉर नेल्सन मंडेला करेज डजंट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर. नेल्सन मंडेला के अनुसार साहस डर का न होना नहीं है. किसी में डर नहीं है तो वो साहसी नहीं है, बल्कि इट इज़ अ विक्ट्री ओवर फियर. ये डर पर विजय है. देखिए, डर हर व्यक्ति के अंदर होता है, और जो व्यक्ति अपने अंदर के डर को जीत लेता है, अपने अंदर के डर को हरा देता है, वही व्यक्ति जो है करेजियस है, साहसी है. अकॉर्डिंग टू हिम, ब्रेव मैन नीड नॉट बी फियरलेस बट शुड बी एबल टू कॉन्क्वेर फियर. तो नेल्सन मंडेला के अनुसार बहादुर लोगों को निडर होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें डर पर काबू पाने में सक्षम होना चाहिए. Why were 2 नेशनल एंथम संग? उद्घाटन समारोह में 2 राष्ट्रीय गीत गाए गए. क्यों? तो ऑन द ऑस्पिशियस ऑकेजन ऑफ इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन, 2 नेशनल एंथम वर संग. तो उद्घाटन के इस ऑस्पिशियस ऑकेजन यानी कि शुभ अवसर पर 2 राष्ट्रीय गीत गाए गए साउथ अफ्रीका में. कारण कि वन बाय द वाइट्स एंड द अदर बाय द ब्लैक्स. एक नेशनल एंथम जो था वाइट लोगों यानी श्वेत लोगों द्वारा गाया गया, और दूसरा जो था वो अश्वेत, ब्लैक यानी अश्वेत लोगों द्वारा गाया गया, सिंबलाइजिंग द इक्वलिटी ऑफ ब्लैक्स एंड वाइट्स. और ये चीज़ बता रही थी कि श्वेत और अश्वेत में समानता को सिंबलाइज कर रही थी. Which does Mandela think is natural, to love or to hate? तो मंडेला के अनुसार क्या चीज़ हमारे अंदर प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है?
प्यार या नफरत। फॉर मंडेला लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट। तो नेल्सन मंडेला के अनुसार मानव हृदय में नफरत की तुलना में प्यार बहुत अधिक स्वाभाविक रूप से आता है। प्यार, बच्चा जब होता है तो उसके मन में प्यार ही प्यार रहता है, नफरत तो बाद में आती है। Why did such a large number of international leaders attend the inauguration? उद्घाटन समारोह में इतनी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता क्यों शामिल हुए? What did it signify? तो उनका शामिल होना क्या इंगित करता है? By being a part of the inauguration, international leaders showed a gesture of solidarity and support to the idea of the end of apartheid। तो उद्घाटन समारोह का हिस्सा बनकर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने रंग भेद की समाप्ति के विचारों के प्रति अपनी एकजुटता और अपने समर्थन का संकेत दिया। अपार्थाइड यानी कि रंग भेद। इट सिग्निफाइज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। ये सिंबलाइज कर रहा था कि बुराई पर अच्छाई की जीत। एंड ट्रायम्फ ऑफ द टॉलरेंट सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, है ना। तो बिना किसी भेदभाव के धैर्य के साथ समय के विजय का ये प्रतीक था। What twin obligations does Mandela mention? किन दोहरे दायित्वों का उल्लेख नेशनल मंडेला करते हैं? मंडेला mentions that every man has twin obligations. नेल्सन मंडेला बताते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में दोहरा दायित्व होता है। द फर्स्ट इज टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन। सबसे पहला और फॉरमोस्ट जो दायित्व होता है वो अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों के प्रति होता है। एंड द सेकेंड इज टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। और जो दूसरा जो होता है वो किसके प्रति होता है कि टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति होता है, अपने समुदाय के प्रति होता है और अपने देश के प्रति होता है। और हर व्यक्ति को इन दोनों दायित्वों को बखूबी अपने जीवन में निभाना चाहिए। I'll take the risk, मैं जोखिम मोल लूँगा। What is the risk? वो जोखिम क्या था, ख़तरा क्या था? Why does the narrator take it? और नैरेटर जो है, जो हमारा वर्णन करता है, वो कौन सा खतरा मोल ले रहा है और क्यों ले रहा है? The huge storm was brewing up and the author was keen to reach home to spend his holidays with his family. तूफान तेज चल रहा था और लेखक अपने परिवार के साथ अपनी छुट्टियां बिताने के लिए घर पहुंचने के लिए बहुत ही ज़्यादा उतावला था, बहुत ज़्यादा उत्सुक था। सो ही डिसाइडेड टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म एज ही वांटेड टू हैव ब्रेकफास्ट विथ हिज फैमिली। तो उसने ये डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस तूफ़ान के बीच से ही उड़ान लूँगा, है ना। वो पायलट था, तो इस तूफ़ान के बीच से ही उड़ान लूँगा और घर जा कर के अपने परिवार के साथ नाश्ता करूँगा। Thus he took the risk even when the visibility was zero. विजिबिलिटी यानी कि दृश्यता, यानी कि विजिबिलिटी जब कोहरा होता है तो दिखाई नहीं देता है, और बहुत ऊपर हवाई जहाज़ से तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। तो उसने ये जोखिम परिवार के पास पहुंचकर नाश्ता करना और अपनी हॉलीडे बिताने के लिए ये जोखिम मोल लिया, तब जबकि विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य थी और उसने प्लेन से उड़ान भरी। Why does Annie want to keep a diary? Why does she trust a diary more than a people? एनी डायरी क्यों रखना चाहती थी? उसे लोगों से ज़्यादा डायरी पर भरोसा था, ऐसा क्यों है? एनी डिडेंट हैव एनी ट्रू फ्रेंड टू whom she could confide.
यानी कि ऐसे कोई सच्ची सहेली नहीं थी जिस पर वो भरोसा कर सके, अपने मन की बात कह सके, अपने विचारों को बता सके। हैंस ही स्टार्टेड राइटिंग ए डायरी। तो जब उसके पास फ्रेंड का कोई ऑप्शन नहीं था तो उसने डायरी को ही अपना फ्रेंड बना लिया और डायरी लिखना शुरू कर दिया। मोर ओवर शी न्यू दैट पेपर्स हैड मोर पेशेंस दैन पीपल एंड हर सीक्रेट्स वुड बी सेफ इन ए डायरी। और इसके अलावा वो जानती थी कि कागज़ों में लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है। साथ ही वो ये भी जानती थी कि उसके मन की जो बातें हैं जो वो डायरी पर उतारेगी, ये सारी बातें एक राज की तरह डायरी में सुरक्षित रहेंगी। सो शी कुड ट्रस्ट डायरी मोर देन पीपल। तो यही कारण था कि वो लोगों से ज़्यादा अपनी डायरी पर भरोसा करती थी। In what way was Wanda different from the other children? Wanda दूसरे बच्चों से अलग कैसे थी? Wanda was different from the अदर चिल्ड्रन, है ना। कोई शक नहीं कि वांडा दूसरे बच्चों से थोड़ी अलग थी। शी डिडेंट हैव एनी फ्रेंड। पहली तो उसकी कोई दोस्त नहीं थी। शी केम स्कूल एलोन एंड वेंट होम एलोन। अपने घर से स्कूल भी वो अकेले आती थी और स्कूल से घर भी वो अकेले ही जाती थी। इसके अलावा शी ऑलवेज वोर ए फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडेंट फिट हर प्रॉपरली। वो एक ब्लू कलर की ड्रेस पहने रहती थी जिसका कलर उड़ गया था, और दूसरी बात ये कि उसको वो ड्रेस उसको फिट भी नहीं थी, ढीली ढाली थी। अनलाइक अदर चिल्ड्रेन शी डिडेंट टॉक टू एनीबॉडी। और जब वो क्लास में आती थी तो अपने आसपास के बच्चों से वो ज़्यादा बातें नहीं करती थी। खाली समय में सारे बच्चे चटर चटर बात किया करते थे, वो चुपचाप बैठी रहती थी। Why did Prince Siddharth leave the palace and became a saint? तो राजकुमार जो सिद्धार्थ थे उन्होंने अपना महल क्यों छोड़ दिया और वो संत क्यों बन गए? While out hunting, Prince Siddharth confronted a sick man, बीमार आदमी, then an aged man, वृद्ध व्यक्ति, then a funeral प्रोसेसन, शव यात्रा, एंड ए मोंक बेगिंग। मोंक यानी कि संत जो कि क्या कर रहे थे, भिक्षा मांग रहे थे। तो जब वो शिकार के लिए एक बार गए थे तो प्रिंस सिद्धार्थ ने अपने रास्ते में उन्हें एक बीमार व्यक्ति से सामना हुआ। फिर उन्होंने एक बहुत वृद्ध व्यक्ति देखा जिसकी कमर झुकी हुई थी, हाथ पैर चेहरे पे झुर्रियाँ थीं। फिर एक शव यात्रा देखा, लोग मृत व्यक्ति को ले जा रहे थे। और अंत में उन्होंने एक संत को देखा जो कि भिक्षा मांग रहा था। He realized that the world is full of sorrow। और तब उसको समझ में आया कि ये दुनिया तो दुखों से भरी हुई है। So he left the palace in search of enlightenment। enlightenment यानी आत्मज्ञान। तो वो उनको लगा कि मैं जो राजसी जीवन जी रहा हूँ वो तो बिल्कुल व्यर्थ है। हमें जीवन क्या है इस वास्तविकता को पता लगाना चाहिए, इस आत्मज्ञान का पता होना चाहिए। और इसी आत्मज्ञान की खोज में वो महल छोड़ करके निकल पड़े। Why did Otter named Maxwell's Otter? ऑटर का नाम मैक्सवेल्स ऑटर क्यों पड़ा? Maxwell's otter was a race previously unknown to scientists and people। तो मैक्सवेल ऑटर एक ऐसी प्रजाति थी जिसके बारे में ना तो वैज्ञानिक जानते थे और ना ही लोग जानते थे। द ऑथर गेविन मैक्सवेल वॉज द वन हु फर्स्ट बिफ्रेंडेड द एनिमल। तो गेविन मैक्सवेल ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस ऑटर को अपना पेट बनाया, उससे दोस्ती की। एंड ब्रॉट इट टू द नोटिस ऑफ साइंटिस्ट्स। और वे इस बिलाव को साइंटिस्ट लोगों के नोटिस में तब आया। हैंस इट्स जूलॉजिकल नेम वॉज गिवन लिट्रुगेल परस्पिसिल्टा मैक्सवेल बाय द जूलॉजिस्ट। और जब वैज्ञानिकों की नज़र में ये ऑटर आया तब जो जूलॉजिस्ट थे, प्राणी शास्त्री थे, उन्होंने इसका नाम
लुट्रोगेल, परसिपिसिल्टा मैक्सवेल दिया। इन शॉर्ट इट वॉज कॉल्ड मैक्सवेल्स ऑटर। और चूँकि ये मैक्सवेल ने इसको अपना पेट बनाया था तो इसको शॉर्ट में कहा गया मैक्सवेल्स ऑटर। हाउ डिड गौतम बुद्ध हेल्प कीसा गौतमी टू अंडरस्टैंड दैट डेथ इज़ द पार्ट ऑफ वंस लाइफ। तो कीसा गौतमी को किस तरह इस चीज़ को गौतम बुद्ध समझा सकें कि जो मृत्यु है ये जीवन की एक प्रक्रिया है, जीवन का एक हिस्सा है। गौतम बुद्ध asked her to find a house where no one has lost a loved one। गौतम बुद्ध ने कीसा गौतमी से कहा कि एक ऐसा घर ढूंढ करके लाओ जिस घर के लोगों ने अपने किसी प्यारे को ना खोया हो, वहाँ से किसी भी उनके रिलेटिव की, फ्रेंड की मृत्यु ना हुई हो। देन शी सॉ बट कीसा वॉज अनेबल टू फाइंड एनी सच हाउस। कीसा गौतमी घर घर गई लेकिन हर घर में कोई ना कोई ऐसा था जिसकी मृत्यु हुई थी। देन शी सॉ द फ्लिकरिंग लाइट्स ऑफ सिटी। और फिर उसने शहर, शाम हो गई, रात होने वाली थी, और शहर में झिलमिलाती हुई रोशनियों को देखा। एंड रियलाइज, और तब उसे ये एहसास हुआ दैट पीपल्स लाइव्स आर सिमिलर टू दोज लाइट्स, कि लोगों का जो जीवन है, व्यक्ति का जो जीवन है इस संसार में, वो इन्हीं टिमटिमाती हुई रोशनियों की तरह है, विच राइज एंड देन एक्सटिंग्विश, है ना, जो कि जलती हैं और जल करके बुझ जाती हैं। इन दिस वे शी रियलाइज्ड दैट लाइफ एंड डेथ इज़ नॉर्मल प्रोसेस। और इस तरह उसने समझ लिया कि जीवन और मृत्यु मात्र जीवन के जीवित रहने की एक सामान्य प्रक्रिया है। When would the baker came every day? Why did the children run to meet him? तो बेकर रोज़ कब आता था, कितनी बार आता था, और जैसे ही बेकर गली में आता था बच्चे उससे मिलने के लिए दौड़ लगा देते थे। ऐसा क्यों था? द बेकर केम डेली ट्वाइस। बेकर 2 बार आता था। वंस इन द मॉर्निंग व्हेन ही सेट आउट फॉर हिज सेलिंग। तो जब अपने ब्रेड को बेचने के लिए वो आता था, एक वो टाइम था उसके आने का, एंड द अदर टाइम आफ्टर सेलिंग द ब्रेड, और सारी ब्रेड बेच करके फिर उसी गली से निकलता था। तो चिल्ड्रेन रैन टू हिम टू हैव ब्रेड बैंगल। ब्रेड बैंगल इस तरह के ब्रेड होते हैं जो कि रिंग की तरह होते हैं, बीच में ये जगह खाली रहती है और ये इनका ब्रेड रहता है ना। तो ये थोड़ा सा स्वीटनेस लिए हुए रहता है, मीठा रहता है, और जब भी वो आता था अपने साथ ब्रेड बैंगल भी ले आता था। तो इसी ब्रेड बैंगल को पाने के लिए बच्चे उसकी ओर दौड़ लगा देते थे। व्हाट इज़ कबाई? कबाई क्या होता है? कबाई इज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन द नीज विच द बेकर्स ऑफ गोवा यूज टू वियर इन द ओल्ड डेज। तो कबाई जो बेकर्स होते थे गोवा के, जब वो बेकिंग करते थे, ब्रेड बनाते थे, केक्स बनाते थे, तो एक लंबा सा फ्रॉक पहनते थे सिंगल पीस का। एप्रन आजकल आप कह सकते हैं कि लॉन्ग एप्रन पहनते थे, सिंगल पीस का रहता था जो उनके घुटनों तक जाता था। ये पुराने समय में पहनते थे, तो इसको ही कबाई कहा जाता था। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर, जो कि पोम से आता है। ये भी 30 वर्ड्स का रहता है, 2 मार्क्स का। वॉट कुड एमेंडा डू इफ़ शी वर ए मरमेड? तो एमेंडा क्या करती अगर वो एक मरमेड होती, एक जल परी होती? इफ़ एमेंडा वर ए मरमेड शी वुड ड्रिफ्ट स्लोली ऑन द लैंग्वेज्ड एमेरल्ड सी। अगर एमेंडा एक जल परी होती तो वो शांत पन्ने जैसे हरे समुद्री पानी पर धीरे धीरे रिलैक्स होकर के तैरती। शी वुड बी सोल इनहेबिटेंट ऑफ द रिलैक्स्ड ग्रीन सी एंड वुड मूव स्लोली इन इट। वो उस शांत हरे पानी की
एकमात्र स्वामिनी होती, रहवासी होती, और वो वहीं धीरे धीरे तैरती रहती। Why does the poet say? कवि क्यों कहता है I would not intrude on him? मैं उसके बीच में हस्तक्षेप नहीं करूँगा। Why doesn't the poet offer the boy money to buy another ball? तो कवि जो है लड़के को दूसरी गेंद खरीदने के लिए पैसे क्यों नहीं देता है? He doesn't offer him money to buy another ball because कवि उसको दूसरी गेंद खरीदने के लिए पैसे इसलिए नहीं देता है ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम मनी और अनदर बॉल इज़ वर्थलेस फॉर हिम, क्योंकि वो जानता था कि उसके लिए उसने अपना गेंद खो दिया है, एक अपनी प्रिय चीज़ खो दिया है ना। वो दूसरा गेंद या पैसा उसके लिए बेकार है, क्योंकि पहले गेंद के साथ जो उसके एहसास जुड़े थे दूसरे गेंद के साथ शायद नहीं जुड़ पाएंगे। The boy was trying to understand his first responsibility as he had lost something, और चूँकि which could not be brought back, और चूँकि बच्चे ने कुछ ऐसा खो दिया है जो कि वापस नहीं लाया जा सकता है, तो चीज़ों को हाथ में होना, उसको संभाल के रखने की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो दायित्व है, उसको वो समझने की कोशिश कर रहा है। इसलिए लेखक ने, कवि ने उसके बीच में हस्तक्षेप नहीं करूँगा ऐसा कहा। What does the word of possession means? In the word of possession means क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? In the word of possession means that the world is full of materialistic things. इसका मतलब ये होता है कि ये जो दुनिया है ये मटेरियलिस्टिक चीज़, जो भौतिक चीज़ें हैं, उनसे भरी पड़ी है। People are driven to possess thing in this world, और लोग इन चीज़ों को अपने पास रखने की कोशिश करते हैं। हम ख़रीद ले, ये हमारी हो जाए, हम अपने पास रखें। एंड लूजिंग समथिंग ऑफ वैल्यू इज़ ऑल्सो इनएविटेबल, तो ये जो अपनी प्रिय लगने वाली चीज़ें हैं वो ख़रीद के अपने पास रख लेते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि इनमें से कुछ मूल्यवान वस्तुएं खो भी जाती हैं, और ऐसा अपरिहार्य है, ज़रूरी है, होता है। लॉसिंग द बॉल मेक्स द बॉय रियलाइज द मीनिंग ऑफ लॉस इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। गेंद खो जाने से लड़के को भी किसी कीमती चीज़ के खो जाने का एहसास क्या होता है ये पता चलता है। What happens to the house when the trees move out of it? उस घर से जब पेड़ निकल करके चले जाते हैं तब क्या होता है? When the trees move out of the house, the glass get broken, the wind rush to meet the trees. और जैसे ही पेड़ घर से बाहर चले जाते हैं, घर की जो दीवारें टूट जाती हैं, जो कांच है वो टूट जाते हैं, पेड़ बाहर चले जाते हैं, और बाहर की हवा का झोंका इन पेड़ों से मिलने के लिए, इन पेड़ों को गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है। However, the poet feels that the smell of the leaves and lichens still reaches the room of her house. पेड़ घर से बाहर चले गए हैं, लेकिन जो हमारी कवि हैं उनको अभी भी अपने घर के अंदर पत्तियों की खुशबू और जो पेड़ों पर लाइकेन जम गए थे उनकी खुशबू आ रही है। How the fog is compared to a cat. फॉग को एक बिल्ली से किस तरह कंपेयर किया गया है? द फॉग इज़ कंपेयर टू ए कैट एज, तो जो कंपैरिजन है वो इस कारण से किया गया है, इट कम्स साइलेंटली लाइक ए कैट ऑन इट्स स्मॉल फीट। तो बिल्ली जिस तरह बड़ी खामोशी से अपने छोटे छोटे पंजों पर चल के आती है, चुपचाप बैठ जाती है, हमको पता भी नहीं चलता। इसी तरह कोहरा भी धीरे धीरे कब घना होकर के हमारे सामने आ जाता है हमें पता नहीं चलता है। इट लुक्स ओवर लाइक ए कैट,
है ना, ये कोहरा भी बिल्ली की तरह ही दिखता है। इट सिट्स ऑन इट्स हाउंचेस लाइक ए कैट, और एक बिल्ली जो कि अपने पिछले पैर पर पीछे का हिस्सा गोल गोल सा निकाल करके बैठ जाती है, इसी तरह कोहरा भी गोल गोल आसमान में छा जाता है, आसपास की चीज़ों पर छा जाता है। इट डिसअपीयर्स साइलेंटली लाइक ए कैट, और हमारी नज़र जरा सी इधर उधर हुई नहीं कि बिल्ली गायब, इसी तरह जरा सी धूप निकली नहीं कि कोहरा गायब। तो इन पॉइंट्स पर कवि ने फॉग की तुलना, कोहरे की तुलना बिल्ली से की है। What are the names of बेलिंडाज पैट? बेलिंडा के जो पैट थे, जो पालतू जानवर थे, उनके क्या नाम थे? द नेम्स ऑफ बेलिंडाज पैट वर इंक, ए लिटिल ब्लैक किटेन। तो बेलिंडा के पास एक छोटा सा काला सा किटेन था जिसका नाम था इंक। मस्टर्ड, ए लिटिल येलो डॉग, एक छोटा सा पीले फर वाला डॉगी भी था जिसका नाम था मस्टर्ड। ब्लिंक, ए लिटिल ग्रे माउस, एक ग्रे कलर का माउस भी था, उसका नाम क्या था? ब्लिंक। एंड ए ड्रैगन हुज नेम वॉज कैस्टर्ड, और उसका एक पेट ड्रैगन भी था और इसका नाम क्या था? कस्टर्ड था। तो इस तरह बेलिंडा के जो पेट थे उनके नाम थे इंक, मस्टर्ड, ब्लिंक और कस्टर्ड। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, जो कि सप्लीमेंट्री रीडर से है। ये भी 30 वर्ड्स में लिखने रहते हैं, 2 मार्क्स के रहते हैं। फर्स्ट, वाई डिड मिसेज पम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज़ ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी? तो मिसेस पम्फ्रे ने ऐसा क्यों सोचा कि कुत्ते का ठीक होना सर्जरी की जीत है ना? मिसेस पम्फ्रे थॉट this because in 2 weeks Tricky had recovered completely and had been transformed into a hard muscled animal. मिसेस पम्फ्रे ने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि 2 सप्ताह में ही ट्रिकी पूरी तरह, जो उनका डॉगी था, ठीक हो गया और उसकी जो मांसपेशियां भी मजबूत हो गईं। तो वास्तव में डॉक्टर ने उसकी सर्जरी नहीं की थी। एक्चुअली मिसेस पम्फ्रे उसे खूब खिलाती पिलाती थी, तो कुत्ता बहुत मोटा हो गया था, आलसी हो गया था, दिन भर पड़ा रहता था, कोई एक्टिविटी नहीं करता था। तो डॉक्टर के पास जब इसको ले करके गए सर्जरी करने के लिए, तो डॉक्टर ने रख लिया उसको, और मिसेस पम्फ्रे जो भी चीज़ खाने पीने के लिए अपने डॉगी को भेजती थी, डॉक्टर की टीम उसको खुद खा जाती थी और इस ट्रिकी को भूखा रखते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इसका इलाज सिर्फ ये है कि इसका मोटापा कम किया जाए। तो उसको थोड़ा सा खाना देते थे, बाकी समय भूखा रखते थे। कुत्तों के पीछे, दूसरे जो कुत्ते थे उनके पीछे दौड़ाते थे, और 2 सप्ताह में ही वो बिल्कुल फिट हो गया। What story did the lady tell Harris Danby to get the jewels? तो गहने पाने के लिए महिला ने हैरिस डेबी को क्या कहानी सुनाई? The lady told Harris Debby that she had promised her husband to take her jewels to the bank, but she left them in the safe. तो गहने पाने के लिए उसने ये बताया कि उसने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया है कि वो सारी जो ज्वेलरी है वो ले जाएगी बैंक में, वहाँ रखेगी। लेकिन हुआ ये है कि जो गहने हैं वो मैंने सेफ़ में रख दिए थे, और सेफ़ खोल करके ले जाना था मुझे बैंक में इसको। अब सेफ़ बंद हो गया है, और शी हैड फॉरगेटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ़, और उसका जो पिन नंबर है सेफ़ खोलने का, वो लेडी बोलती है कि मैं भूल गई हूँ उसको। एंड वांटेड टू वियर द ज्वेल्स टू ए पार्टी, और उसने कहा कि अभी हाल फिलहाल मुझे एक पार्टी में जाना है और यहाँ ये ज्वेलरी मुझे पहननी है। डैनबी बिलीव्ड हर एंड ओपन द सेफ फॉर हर। तो डैनबी एक चोर था, उसने उस महिला की कहानी पर विश्वास कर लिया और उसने सेफ खोल दिया, और उसने उस लेडी ने गहने निकाल लिए। वास्तव में वो लेडी भी एक चोर थी।
हु इज़ द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी। तो कहानी में, इस कहानी में जो वास्तविक अपराधी है वो कौन है। द रियल कल्प्रिट इन द इज़ द लेडी थीफ इन द हाउस। तो लेडी थीफ जो पहले से उस घर में थी वो वास्तविक अपराधी है। शी पोजेज बिफोर हॉरेस डैनबी एज द लैंड लेडी ऑफ द ग्रेन्स। तो उसने खुद को ग्रेन्स की मकान मालकिन होने के रूप में प्रस्तुत किया। डैनबी हैज़ एंटर्ड द हाउस टू स्टील। अब डैनबी तो घर में चोरी करने के लिए घुसा था, बट में यू छूट गया है। बट बिफोर हिम द लेडी थीफ इज़ ऑलरेडी देयर। लेकिन वो घर में घुसता इसके पहले ही वो लेडी थीफ उस घर में मौजूद थी। हाउ डिड ग्रिफिन बिकम इनविजिबल। ग्रिफिन अदृश्य कैसे हुआ। ग्रिफिन डिस्कवर्स a combination of chemicals that make his body transparent like glass. ग्रिफिन एक कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स, रसायनों को मिक्स करके एक ऐसा केमिकल तैयार किया, एक ऐसा ड्रग तैयार किया, एक दवा तैयार किया जो लोगों के शरीर को कांच की तरह ट्रांसपेरेंट बना देता था। कांच की तरह ट्रांसपेरेंट हो गया तो दिखाई तो देगा नहीं। बीइंग एक्साइटेड टू हिज डिस्कवरी, और अपने इस डिस्कवरी से वो इतना एक्साइटेड हुआ, इतना उत्तेजित हुआ कि ही इंजेक्टेड हिमसेल्फ द ड्रग ओवर द कोर्स ऑफ ए मंथ। एक महीने के मंथ के ड्यूरेशन का केमिकल उसने अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया एंड बिकम इनविजिबल, और वो इनविजिबल हो गया। तो इनविजिबल वो उसकी केवल बॉडी हुई थी। अगर वो कपड़े पहनता तो कपड़े दिखाई देते, हैट पहनता तो हैट दिखाई देता, लेकिन उसका शरीर दिखाई नहीं देता। वाई डिड ग्रिफिन गो इनसाइड ए बिग लंदन स्टोर। तो अदृश्य होकर के ग्रिफिन ए बिग लंदन स्टोर में क्यों गया। द क्लाइमेट वॉज वेरी कोल्ड। अब जिस समय ग्रिफिन अदृश्य हुआ था, इनविजिबल हुआ था, उस समय ठंड का मौसम था, और अदृश्य होने के लिए, पूरी तरह अदृश्य होने के लिए स्वाभाविक है उसे अपने कपड़े उतारने पड़े थे। तो आप सोच सकते हैं ठंड का मौसम, वो भी लंदन के ठंड का मौसम जहाँ बर्फ़ गिरती है, कपड़े उतार के घूमना कितनी बड़ी बात है, कितना ठंड लगेगा उसको, है ना। तो मौसम बहुत ही ठंडा था। ग्रिफिन वेंट इनसाइड ए बिग लंदन स्टोर टू गेन सम वार्मथ। वो बिग लंदन स्टोर में इसलिए गया ताकि उसे कुछ गर्मी मिल सके। फाइंड ए प्लेस फॉर द नाइट, रात को वो वहाँ सो सके। एंड ऑल्सो टू पुट ऑन सम क्लॉथ्स, और वहाँ कुछ कपड़े ढूंढ सके जिसको वो पहन सके, क्योंकि जो कपड़े पहने था वो तो वो निकाल करके आया था। What lesson does a bright learn when he doesn't win anything at a science fair? A bright विज्ञान मेले में जब कुछ नहीं जीत पाया तो उसने एक सबक सीखा। वो सबक क्या था। A bright realizes that mere display of something doesn't mean science. तो A bright ने ये पाया कि सिर्फ चीज़ों को प्रदर्शनी में दिखाने का मतलब विज्ञान नहीं होता है। टू विन एट ए साइंस फेयर, अगर विज्ञान मेले में कुछ जीतना है, ही विल हैव टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, तो उसे वास्तविक रूप से प्रयोग करते हुए दिखाने वाला एक मॉडल बनाना चाहिए, और इस मॉडल के बेस पर ही वो साइंस फेयर से कुछ जीत सकता है। Why was the 20th century called the era of the books? 20वीं सदी को era of the books यानी कि किताबों का युग क्यों कहा गया। There are books for everything from anteaters to Zulus. तो 20वीं सदी में हर तरह की किताबें थीं, ठीक है। उस समय चींटी खाने वाले जानवर जो एंटीटर होते हैं, वहाँ से लेके जुलूस दक्षिणी अफ्रीका के लोगों पर हर विषय पर किताबें मौजूद थीं। बुक्स टॉट पीपल व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड व्हाई टू डू।
किताबें लोगों को बताती थीं कि व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए, हाउ टू डू, कैसे करना चाहिए किसी प्रोसेस को, व्हेन टू डू, कब कोई काम करना चाहिए, एंड व्हाई टू डू, और क्यों करना चाहिए. दे एक्सप्लेन्ड, एजुकेटेड एंड डायरेक्टेड द वर्ल्ड. और ये किताबें ही थीं जो हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन देती थीं, लोगों को शिक्षित करती थीं और पूरे विश्व का गाइडलाइन बनी हुई थी. नो वंडर दैट इट वॉज कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक. और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसको एरा ऑफ द बुक यानी कि 20वीं सदी को एरा ऑफ द बुक, किताबों का युग कहा गया. What does he say about different reactions of people when they are robbed? लूटे जाने पर लोगों की विभिन्न प्रतिक्रियाओं के बारे में वो क्या कहता है. He says that a greedy man shows fear. लूटे जाने पर जो प्रतिक्रिया होती है उसके बारे में बता रहा है कि लूटे जाने पर जो लालची लोग हैं वो डर दिखाते हैं. रिच मैन शोज एंगर, जो अमीर लोग हैं वो गुस्सा दिखाते हैं. ए पुअर मैन शोज एक्सेप्टेंस, जो गरीब बेचारे हैं वो स्वीकृति दिखाते हैं. स्वीकृति अरे वाह ठीक है चलो अब चोरी हो गया तो क्या करें, है ना, ऐसा करते हैं. दीज आर डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड. तो इस तरह से लूटे जाने पर अलग अलग तरह के लोग अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई देते हैं. What is he a fairly successful hand at? किस कौशल में उसका हाथ अत्यंत सफल था. He was a fairly successful hand at stealing and robbing people because he was a thief. लोगों को लूटने और चोरी करने में उसका हाथ बहुत कुशल था क्योंकि वो एक चोर था. चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, जो 75 वर्ड्स का लिखने के लिए आता है. 3 मार्क्स का रहता है और फर्स्ट फ्लाइट से, है ना. वाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटेंड हिम एंड कोजोल हिम टू फ्लाई. जो सीगल के माता पिता ने उसे धमका करके, सीगल का जो छोटा सा क्यूट सा बच्चा था जो डर रहा था उड़ने से, उसको धमका कर उड़ने के लिए क्यों उकसाया. Seagull's parents had tried everything but he was reluctant to fly due to fear of falling down. Reluctant यानी कि अनिच्छुक होना, है ना. तो सीगल के जो पेरेंट्स थे, माता पक्षी और पिता पक्षी थे, उन्होंने हर कोशिश कर ली कि ये सबसे छोटा वाला इनका बच्चा उड़ने का प्रयास करे, लेकिन वो बिल्कुल भी उड़ना नहीं चाह रहा था क्योंकि उसे डर लग रहा था. नीचे बहुत ऊंची चट्टान थी और नीचे समुद्र था. उसे डर लग रहा था कि मैंने उड़ान भरा नहीं कि नीचे जाकर डैम से गिरूंगा और समुद्र में खो जाऊंगा. Even when he saw at his brothers and sisters flying, यहाँ तक कि वो ऊपर आसमान में देखता है तो पाता है कि उसके साथ के जो भाई बहन हैं वो आसमान में उड़ रहे हैं. and his parents helping and teaching them. ठीक है. और समय समय पर उसके मम्मी पक्षी, पापा पक्षी उनके पास जा रहे हैं और कैसे उड़ें, किधर की ओर जाएं, किस तरह डायरेक्शन चेंज करें, ये उनको बता रहे हैं. बट वुडंट मेक एनी एफर्ट, लेकिन खुद उसने उड़ने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, है ना. डर रहा था. छोटे बच्चे अक्सर डरते हैं कोई भी काम जब पहली बार करते हैं. तो ये छोटा सा पक्षी का बच्चा था. That is why the whole family had left him alone and threatened and consoled him to come, but every effort went in vain. इसलिए पूरी की पूरी फैमिली उसको अकेला छोड़ दी. पड़े रहो बेटा, है ना, और जब भूख लगेगी जब उड़ोगे तुम, है ना. और उसे डराया, धमकाया और उसे उकसाया उड़ने के लिए. बट एवरी एफर्ट वेंट इन वेन, लेकिन उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ, सब बेकार गया. Would you agree? Depth of operations creates heights of character. Illustrate. तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि डेप्थ ऑफ ऑपरेशन, उत्पीड़न की पराकाष्ठा,
कैरेक्टर की ऊंचाई को जन्म देती हैं? अगर हाँ तो बताइए क्यों। यस आई एग्री। हाँ जी, बिल्कुल मैं इस चीज़ से एग्री करते हैं हम। नेल्सन मंडेला सेज द सिटीजन्स ऑफ अफ्रीका हैड बीन ऑप्रेस्ड बाय द वाइट्स टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अफ्रीका के जो अश्वेत नागरिक थे वे वहाँ के रहने वाले श्वेत नागरिकों से एक मैक्सिमम एक्सटेंट तक, है ना, एक हद तक काफ़ी ज़्यादा उत्पीड़ित किए गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान किए गए थे। एंड इट क्रिएटेड इन देम ए ग्रेट हाइट ऑफ कैरेक्टर। और इस उत्पीड़न को सह करके उनके अंदर जो सोचने की, समझने की और अपना हक पाने की जो क्षमता विकसित हुई थी, उसने उनके चरित्र के मापदंड को बहुत ऊंचा कर दिया था। नेल्सन मंडेला illustrate that this by giving the examples of great heroes of South Africa। अपनी इस बात को समझाने के लिए नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के जो ग्रेट लीडर्स हैं उनका उदाहरण दे रहे हैं, लाइक ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसलू एंड अदर्स who were inspired to sacrifice their lives during the long struggle of freedom। तो ये वो नेता हैं जिन्होंने, जैसे ओलिवर टैम्बो हैं, वॉल्टर सिसलू हैं, जिन्होंने ये अपने जीवन को स्वतंत्रता के इस लंबे संघर्ष के दौरान बलिदान करने के लिए प्रेरित हुए थे। तो इस तरह अपने इस संघर्ष से ही जो वहाँ के साउथ अफ्रीका के जो उच्च स्तर के नेता थे वो उन्होंने जन्म लिया। हाउ डिड मिस्टर कैसिंग पनिश एनी? एनी को मिस्टर कैसिंग कैसे पनिश करते थे, है ना? मिस्टर कैसिंग वॉज annoyed with एनी बिकॉज शी वॉज वेरी टॉकेटिव। मिस्टर कैसिंग जो कि एनी के टीचर थे, मैथ्स टीचर थे, वो बहुत परेशान रहते थे उससे, क्योंकि एनी बहुत ही ज़्यादा बातूनी थी, दिन भर बातें किया करती थी। ही पनिश्ड हर बाय गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क, और उसे पनिश करने के लिए उसे एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे। ही आस्क्ड हर टू राइट एसेज, वो उसको ऐसे देते थे लिखने के लिए। एंड टॉपिक वाज ऑलवेज रिलेटेड टू हर टॉकेटिव नेचर, और ऐसे का जो टॉपिक रहता था वो उसके बातूनी जो टॉपिक बातूनी नेचर है उससे रिलेटेड रहता था। वाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वॉजंट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द डेकोटा? तो लेखक ऐसा क्यों कहते थे? कह रहे हैं कि मैं नीचे उतरा और पुराने डेकोटा जो विमान था उनका, जो तूफान के बीच से ले करके अपने घर पहुँचे थे, है ना, मुझे इस पुराने डेकोटा प्लेन से दूर जाते हुए कोई दुख नहीं हुआ। आफ्टर लैंडिंग द नरेटर वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा, है ना। तो लैंड करने के बाद किसी एयरपोर्ट पर ये लैंड किए, नहीं मालूम इनको कौन सा एयरपोर्ट था, तो वहाँ पर जब ये लैंड हुए और अपने विमान को छोड़ करके जब ये काउंटर की ओर आगे बढ़ें तो विमान से दूर जाते हुए इन्हें कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि बिकॉज ही हैड ए हॉरिफिक एंड स्केरी एक्सपीरियंस इन फ्लाइंग दैट प्लेन, क्योंकि इस विमान को उड़ाने के दौरान उन्हें बहुत ही भयानक और डरावना अनुभव हुआ। तो होगा ही भयानक और डरावना अनुभव, क्योंकि तूफान के बीच से विमान उड़ा करके ले गए थे। ही वॉज हैप्पी दैट ही हैड लैंडेड, है ना। जब वो लैंड हुए हैं एयरपोर्ट पर तो वो बहुत खुश थे कि उन्होंने अपने प्लेन को सक्सेसफुली लैंड करा लिया है। दैट इज़ वाई ही वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे, और इसीलिए प्लेन से उतरकर काउंटर की तरफ दूर जाते हुए वो बिल्कुल भी दुखी नहीं हुए। इंस्टेड ही वॉन्टेड टू नो वेयर ही वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, बल्कि वो ये जानना चाह रहे थे, इसलिए काउंटर की ओर गए थे कि ये जिस एयरपोर्ट पर उतरे हैं वो कौन सा एयरपोर्ट है और
तूफान के बीच में एक और विमान आया था जिसके पायलट ने इनको गाइड किया था। वो जानना चाहते थे वो पायलट, दूसरे विमान का वो पायलट कौन था। वाई डिडेंट वली वॉन्ट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमेन। तो वो जो वयोवृद्ध महिला थी, वली उससे दोस्ती क्यों नहीं करना चाह रही थी। वली डिडेंट वॉन्ट टू बी फ्रेंडेड विद एल्डरली वुमेन बिकॉज शी फाउंड हर एब्सोल्युटली रिपल्सिव। ठीक है, तो वली उस वयोवृद्ध महिला से इसलिए नहीं दोस्ती करना चाह रही थी, इसलिए मिक्सअप नहीं हो पा रही थी क्योंकि वो थोड़ी अजीब सी लग रही थी, देख करके उसे अजीब सा लग रहा था। She saw that woman had big holes in her earlobes with very ugly earring in them. उसने देखा कि उस महिला के कान में बड़े बड़े छेद हैं, भारी भारी कान के गहने पहनने के कारण, और इस समय उसने एक बहुत ही बदसूरत सा दिखने वाला ईयरिंग पहन रखा था। She also could smell the betel nuts the woman was chewing. और वो जो महिला थी वो बिटल नट यानी कि सुपारी मुंह में लेकर के चबा रही थी, तो उसकी भी स्मेल उसको आ रही थी। She also saw the betel juice that was about to trickle from the corner of her lips. और वो उसको लग रहा था कि जो सुपारी वो चबा रही है अपने मुंह में, उसका जो बिटल जूस है उसके ओठ के किनारे से टपकने ही वाला ना। कितना बेकार लग रहा है। तो जब लड़की देख रही थी तो उसको कितना घृणित लग रहा होगा, है ना। इट वॉज ऑल वेरी रिपल्सिव फॉर हर। तो यही कारण था कि उसे ये सब बहुत रिपल्सिव लग रहा था और वो उससे बात करना नहीं चाह रही थी। वेयर एंड व्हेन डिड गौतम केम टू बी नोन एज बुद्ध। गौतम यानी कि सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ कब और कहाँ बुद्ध के नाम से जाने गए। At the age of 25, Siddharth confronted a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and also met a monk. 25 साल की उम्र में जब ये शिकार करने निकले थे तो राजकुमार सिद्धार्थ का सामना एक बहुत ही बीमार व्यक्ति से हुआ, एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति से हुआ, है ना। जीवन की इन सच्चाइयों को वो देख रहे थे और उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसकी शव यात्रा भी जा रही थी, और साथ में एक मोंक को, एक साधु को देखा जो भिक्षा मांग रहा था। These sights moved him and he left the palace to seek the enlightenment. ये सारे दृश्यों ने उनके हृदय को द्रवित कर दिया और वे आत्मज्ञान के खोज में पैलेस को छोड़ करके निकल पड़े। सिद्धार्थ वॉन्डर्ड फॉर 7 years, 7 साल तक आत्मज्ञान की खोज में सिद्धार्थ भटकते रहे। एंड फाइनली सैट अंडर ए पीपल ट्री टिल ही गॉट एनलाइटमेंट। और आत्मज्ञान पाने तक वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहे। आफ्टर 7 days ऑफ एनलाइटमेंट, 7 दिन तक वो वहाँ पर बैठे रहे और तब उन्हें आत्मज्ञान वहाँ प्राप्त हुआ। ही रीनेम्ड द ट्री बोधि ट्री, और उन्होंने पीपल के इस पेड़ का नाम बोधि वृक्ष रखा, जिसका अर्थ होता है ट्री ऑफ विजडम, बुद्धिमानी का पेड़। एंड बिगेन टू टीच एंड शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग विद पीपल एंड केम टू बी नोन एज बुद्धा। और फिर उन्होंने अपने जो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ था उस ज्ञान को लोगों के साथ शेयर करने लगे। जो उन्हें शिक्षा मिली थी उस शिक्षा को वो लोगों के साथ शेयर करने लगे और वहीं पर इनका नाम बुद्ध पड़ा। वहीं से इनको बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। बेकिंग वॉज कंसिडर्ड एन important and a profitable profession in a traditional Goan village. Explain. गोवा के गांव में
जो बेकिंग यानी कि जो ब्रेड बनाने का काम है उसे बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभदायक पेशा समझा जाता था, है ना। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करिए। यस, बेकिंग वॉज रियली एन इम्पॉर्टेंट एंड प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन गोवन विलेज। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि पारंपरिक रूप से गोवा के गांव में बेकिंग यानी कि ब्रेड बनाना और केक बनाना एक महत्वपूर्ण और लाभदायक पेशा है। क्यों? एज द ब्रेड वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर फूड। उनके खाने का, उनके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है ब्रेड। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस एंड ए party or a feast loses its charm without bread and cake, है ना। तो ब्रेड के बिना, केक के बिना जो मैरिज के गिफ्ट हैं वो निरर्थक हैं और कोई पार्टी या कोई त्योहार अपना चार्म खो देते हैं अगर वहाँ ब्रेड और केक ना हो। दस बेकर्स अर्न वेल एंड कीप सर्वेंट्स। तो यही कारण है कि जो बेकर्स हैं वो वहाँ पर बहुत अच्छा कमाई करते हैं, इवन कि वो उनके घर में सर्वेंट्स भी रखते हैं। देयर फैमिलीज़ आर हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। उनकी परिवार बहुत खुश रहते हैं और बहुत ही समृद्धशाली होते हैं। दे नेवर स्टार्व, वो कभी भूखे रहे हों ऐसा सुनने में नहीं आया। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। डू यू एग्री और डिसएग्री? गिव रीज़न। जो पेपर्स हैं, जो किताबें हैं, पन्ने हैं, उनमें ज़्यादा धैर्य होता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर हैं तो कारण बताइए, नहीं है तो कारण बताइए। आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट। हाँ, हम ऊपर दिया गया जो स्टेटमेंट है कि पेपर में लोगों की अपेक्षा ज़्यादा धैर्य होता है, इस बात से हम बिल्कुल सहमत हैं। तो कारण इसका ये है कि पीपल समटाइम्स गेट बोर्ड, टायर्ड एंड समटाइम्स हैव नो मूड और टाइम टू लिसन टू यू, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी से अपनी बात कहते हैं, वो इधर उधर देखने लगता है, यानी कि वो हमारी बात से बोर हो रहा है, वो थका हुआ है तो भी हमारी बात नहीं सुनना चाहता है, कभी उसका मूड नहीं होता है हमारी बात सुनने का, और अधिकतर तो लोगों के पास समय नहीं होता कि बैठ करके वो बातें सुन सकें। They can get irritated, grudge or complain about forcing them to listen to you. कभी कभी तो वे चिढ़ जाते हैं और वे शिकायत या इस बात की आलोचना भी करते हैं कि उन्हें सामने वाले की बात को ज़बरदस्ती सुनना पड़ता है ना। बट पेपर्स नेवर, लेकिन पेपर्स, किताब, पन्ने ऐसा कभी नहीं करते। जितना चाहे उतना अपने मन की बात आप उनको सुनाते रहिए, मतलब कि पेपर पर लिखते रहिए, वो कुछ नहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। डेफिनेटली पेपर्स हैव मोर पेशेंस देन पीपल। तो ये बिल्कुल सही बात है कि पेपर्स में लोगों के अपेक्षा ज़्यादा पेशेंस होता है, धैर्य होता है। अब आइए पोम के हम क्वेश्चन आंसर करते हैं, जो कि 75 वर्ड्स में लिखे जाते हैं, 3 मार्क्स के रहते हैं। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट, व्हाट आर द 2 डिफरेंट व्यूज़ अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार विश्व के अंत होने के जो 2 व्यूज़ हैं अलग अलग, वो क्या हैं? द 2 डिफरेंट व्यूज़ ऑफ द पीपल रिगार्डिंग द एंड ऑफ द अर्थ आर फायर एंड आइस। लोगों के अनुसार विश्व के अंत होने के जो 2 अलग अलग व्यूज़ हैं, है ना, परिदृश्य हैं, वो इनमें से पहला है फायर और दूसरा है आइस। दैट इज़ बाय डिज़ायर। फायर रिप्रेजेंट कर रहा है डिज़ायर का, लोगों के अंदर उत्कट लालसा का, एंड बाय हैट्रेट। और आइस रिप्रेजेंट कर रहा है लोगों के दिलों में पल रहे नफ़रत का। तो बहुत अधिक लालच, बहुत अधिक लालसा करना और बहुत अधिक एक दूसरे से नफ़रत करना, एक दिन ये इस दुनिया को ख़त्म कर देगा।
Why does the poet say that he had saved some part of the day? I यानी कि he had ruined. तो मैंने दिन के कुछ हिस्से को बचा लिया जिसे मैं बर्बाद कर रहा था। पूरा दिन मेरा बर्बाद हो रहा था, लेकिन इस दिन का कुछ हिस्सा मैंने बचा लिया। ऐसा लेखक क्यों कह रहा, कवि क्यों कह रहा है? द होल डे हैड बीन रादर ग्लूमी, डल एंड होपलेस। कवि बहुत डिप्रेस्ड मूड में था। चारों ओर बर्फ़ पड़ रही थी और बर्फ़ छाई हुई थी चारों ओर। और कोट के जेब में हाथ डाल करके वो चुपचाप चला जा रहा था। तो उसका पूरा दिन जो है उदास, नीरस और निराशा में जा रहा था। The poet had a feeling that the whole day would go waste. कवि को ऐसा लग रहा था कि भाई इस तरह तो आज उसका पूरा दिन बेकार ही जाएगा। However, the falling of the fine dust of snow on his suddenly changed his mood. जैसे ही वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे से निकला, उस पर एक कौवा बैठा था। उसके मूवमेंट के कारण क्या होता है कि स्नो जो है लेखक के कंधे के ऊपर, कवि के कंधे के ऊपर गिरता है। तो स्नो पार्टिकल का गिरना उसे बहुत अच्छा लगता है। इस प्राकृतिक घटना ने फौरन ही उसके मूड को चेंज कर दिया। It cheered his depressed spirit. उसकी आत्मा जो डिप्रेस्ड हो रही थी, इस प्राकृतिक घटना के कारण उसका मन जो है प्रफुल्लता से भर गया। He felt as if he had saved some part of the day. तो इस तरह उसका पूरा दिन जो कि उदासी के कारण, डिप्रेशन के कारण बेकार जा रहा था, बर्फ़ गिरने के बाद जो प्रसन्नता उसे हुई, उसने प्रसन्न होकर के अपने जीवन का कुछ हिस्सा, अपने दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया। क्योंकि अगर हम उदास होकर के दिन बिता रहे हैं तो ये तो दिन का बर्बाद होना ही है। दिन हमारा, हम जीते कैसे हैं? जब हम खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। हाउ इज़ द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज़ ए बैलेड। टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन, ये एक बैलेड है। सिद्ध करिए। A ballad is a poem which sings a story in short stanza. तो बैलेड क्या होता है? एक कविता होती है, छोटे छोटे स्टेंजा में लिखी होती है, जो किसी स्टोरी को गा करके बताई जाती है या फिर कोई घटना को गा करके बताई जाती है। मोस्टली द थीम ऑफ ए बैलेड इज़ एन एडवेंचर, ब्रेवरी, रोमांस एक्सेट्रा। तो अधिकतर जो बैलेड का जो थीम होता है वो या तो एडवेंचर, रोमांच पर होता है, ब्रेवरी, साहसिकता, बहुत बहादुरी पर होती है, या फिर रोमांस यानी कि प्रेम के प्रसंग के ऊपर होता है। बिसाइड्स द पोएम इज स्लाइटली म्यूजिकल ड्यू टू इट्स राइम स्कीम। इसके अलावा द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन, इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो भी बहुत लयबद्ध ढंग से इसको प्रस्तुत करती है, जो कि बैलेड होने की एक शर्त है। बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटीज़ द पोएम इज़ ए बैलेड। और इन्हीं सब क्वालिटीज़ के कारण, इन्हीं सब विशेषताओं के कारण ये कविता एक बैलेड है। बट इट इज़ ए पैरोडी ऑफ ए बैलेड। लेकिन ये जो बैलेड, ये जो गीत गाथा है, ये एक पैरोडी के रूप में है। द पोएम, वाई लिखा है, एम होना चाहिए। द पोएम शोज़ द क्वालिटीज़ इन ए ह्यूमरस वे। तो कविता जो है बैलेड के रूप में, बैलेड के सभी रूपों को एक बहुत ही हास्यास्पद ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत करता है। What is the theme of the poem A Tiger in the Zoo? A Tiger in the Zoo, इसकी थीम क्या है? ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। द पोएम इज़ रिटन बाय लेस्ली नेरिस। ये जो पोएम है टाइगर इन द जू, ये लेस्ली नेरिस के द्वारा लिखा गया है। जब भी थीम पूछा जाए, आप पोएम के जो
पोएट हैं उसको ज़रूर लिखिएगा, मेंशन ज़रूर कीजिएगा। ही रोट दिस पोएम एट द एज ऑफ 17। उन्होंने इस कविता को अपने उम्र के 17वें साल में लिखा था। दिस गिव्स अस द मैसेज ऑफ लिबर्टी फॉर एनिमल्स। इस कविता के माध्यम से उन्होंने जीवों के लिए स्वतंत्रता, ये मैसेज लोगों को दिया है। द थीम ऑफ ए टाइगर इन द जू इज़ दैट वाइट एनिमल शुड नॉट बी इम्प्रिजन्ड। तो इस जो पोएम है इसका जो थीम है वो ये है कि जो वाइल्ड एनिमल हैं, जो जंगली जीव हैं, उनको इम्प्रिजन्ड नहीं करना चाहिए, उनको बांध करके पिंजड़े के अंदर नहीं रखना चाहिए। दे शुड बी अलाउड टू स्टे इन देयर नेचुरल हैबिटेट। उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में रहने देना चाहिए। एवरी एनिमल लाइक ह्यूमन बींग्स हैव अ राइट टू लिव फ्रीली इन देयर नेचुरल हैबिटेट। जिस तरह मनुष्य अपने प्राकृतिक आवास में रहना पसंद करता है, इसी तरह मनुष्य की तरह हर जीव को ये राइट है, हर जीव को ये हक है कि वो अपने प्राकृतिक परिवेश में जीवन व्यतीत करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमर इज़ द परफेक्ट मेडिसिन फॉर ऑल डिजीज। डिस्कस हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल ये जो पोम है इसमें से ये लिया गया है क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है कि हास्य जो है हर रोग का दवा है, हर रोग की दवा है, इसको स्पष्ट करिए। द पोएट टॉक्स अबाउट वाइल्ड एनिमल इन ए वेरी फनी मैनर थ्रू देयर एक्टिविटीज़। जो वाइल्ड एनिमल हैं वो कैसे क्रियाकलाप करते हैं, है ना, बड़े फनी मैनर में जो क्रियाकलाप करते हैं, उनके इस एक्टिविटीज़ के माध्यम से इन वाइल्ड एनिमल का परिचय कवि ने हमको करवाया है। ऑल द डेंजरस वाइल्ड एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर्स, लेपर्ड्स, बेयर्स, हाइनास, क्रोकोडाइल एंड कैमेलियन हैव बीन पोर्ट्रेड। तो उनके क्या क्या जो एक्टिविटी होती हैं वो यहाँ पोर्ट्रेट की गई हैं, है ना। लाइक कि लॉयन के बारे में बताया गया है, कितना ग्रेसफुल होता है, और कितना ग्रेसफुल होता है जब सामने आता, जब पता चलता है ना। लेपर्ड, बेयर तो अगर सामने आ गया तो गले लगा लेता है, वो गले लगा करके हड्डियाँ तोड़ देता है। हाइना हर समय ऐसा लगता है कि दांत निकाल के हंस रहा है, लेकिन चीर फाड़ देता है ना। तो इस तरह से पोर्ट्रेट किया गया है इन एनिमल्स को इन ए फनी मैनर थ्रू देयर एक्टिविटीज़, ह्यूमरसली, है ना। द पोएट डिस्क्राइब्स देयर डेंजरस एक्टिविटीज़ इन सच ए मैनर दैट दे प्रोड्यूस लाफ्टर, है ना। तो पोएट ने उनकी डेंजरस एक्टिविटीज़ को इस ढंग से प्रस्तुत किया है कि उसको सुनने के बाद, पढ़ने के बाद हमको हंसी आती है। दिस लाफ्टर स्ट्रेथन आवर इम्यून सिस्टम। तो ये जो हंसी हमको आती है, हंसी से क्या होता है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है हंसी। बूस्ट्स मूड बना देती है। डिमिनिशेस पेन, जो दर्द है, जो दुख है, जो परेशानी है, वो ख़त्म हो जाती है। एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द डैमेजिंग इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेस। और अगर हमारे जीवन में तनाव है ना, तो इस तनाव का जो खतरनाक असर है, जो हमारे अंदर के सिस्टम को ख़त्म कर रहा है, उसको भी ये, इससे भी हमारी रक्षा करती है। तो हंसी जो है बेस्ट मेडिसिन होता है। हंसते रहिए, खुश रहिए, किसी भी बात पर हंसिए, बिना बात का भी हंसिए। अगेन क्वेश्चन नंबर 16 इन 75 वर्ड्स, मार्क्स 3 मार्क्स का है, सप्लीमेंट्री रीडर से है। हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। जो भोली हमारे इसकी कैरेक्टर है, वो उसके जीवन की दिशा को बदलने में उसके टीचर का क्या रोल रहा है। भोलीज टीचर इज़ एन
भोली's teacher play an important role in changing the course of her life. तो भोली की जो टीचर थी वो उसके जीवन की दिशा को बदलने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना. शी वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली विच टच्ड हर हार्ट. जो टीचर थी वो भोली के प्रति बहुत ही विनम्र थी, बहुत ही मिलनसार थी, बहुत अपना उसको समझती थी और टीचर की यही बात भोली के दिल को छू ली थी. शी ऑलवेज इनकरेज्ड हर लाइफ. वो हमेशा भोली को अपने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने, साहस के साथ परेशानियों का सामना करने के लिए एनकरेज करती थी. इन दिस वे द टीचर ट्रांसफॉर्म्ड हर इनटू ए कॉन्फिडेंट पर्सन. तो इस तरह से टीचर ने भोली को एक आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में बदल दिया. हु कुड रीड, राइट एंड स्पीक क्लियरली. पहले भोली इतनी स्पष्ट तौर पर बोलती नहीं थी, लेकिन कॉन्फिडेंट होने के बाद वो बड़े आराम से पढ़ लेती है, लिख लेती है और अपनी बात को बड़े आराम से बिना किसी झिझक के पूरे आत्मविश्वास के साथ सामने वाले के सामने रखती है. What was the cause of मैटिल्डा's ruin? मैटिल्डा के बर्बाद होने का कारण क्या था? How could she have avoided it? वो कैसे बच सकती थी इस अपनी बर्बादी से? The cause of Matilda ruins was her dissatisfaction with whatever her life has offered her. तो मैटिल्डा के लाइफ की बर्बादी का जो मेन कारण था, इनफैक्ट किसी के भी जीवन की बर्बादी का जो मेन कारण होता है वो ये होता है कि ज़िंदगी ने आपको जो दिया है वो उससे आप संतुष्ट नहीं होते. मैटिल्डा के साथ भी यही था, ज़िंदगी ने उसको जो दिया था उससे वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी. शी वॉज़ ऑलवेज़ अनहैप्पी. हमेशा नाखुश रहती थी, रोती रहती थी, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, और सबसे ज़्यादा कि उसके पास ये है, उसके पास वो है ना. शी फेल्ट दैट शी वॉज़ बोर्न फॉर ऑल द डेलिकेसीज एंड लग्जरीज. उसे लगता था कि उसका जो जीवन है, उसका जो जन्म हुआ है, हर तरह के वैभव और हर तरह के लग्जरीज को भोगने के लिए, हर तरह की विलासिता को प्राप्त करने के लिए हुआ है. वो सुंदर तो थी ही, है ना, तो वो सोचती थी कि जीवन की जितनी वैभव है, जितनी विलासिता है, वो सिर्फ मेरे लिए बनाई गई नहीं, मैटिल्डा के लिए बनाई गई हैं. शी डिसलाइक हर सर्कमस्टांसेस. वो अपने आसपास की परिस्थितियों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी, वो बिल्कुल नापसंद करती थी. शी कुड हैव अवॉइडेड द रूइन बाय बीइंग कॉन्टेंट यानी कि संतुष्ट होना विथ वॉट शी हैड. वो अपने इस बर्बादी को अवॉइड कर सकती थी अगर उसके पास जो था उससे वो संतुष्ट होती, पर ऐसा नहीं हुआ. उसका पूरा लाइफ बर्बाद हो गया. हाउ डिड ऑसबेल किल मैक्स विदाउट यूजिंग अ वेपन? ऑसबेल ने मैक्स को बिना हथियार का यूज़ किए कैसे मार दिया? ऑसबेल वॉज एन इंटेलिजेंट स्पाई यानी कि जासूस. ऑसबेल जो था एक बहुत ही अक्लमंद जासूस था. When he found Max waiting for him in his room, और जब उसने ये पाया कि मैक्स जो है उसके कमरे में उसका इंतज़ार कर रहा है, he made a story of a balcony under his window. तो उसने तुरंत फटाफट अपने दिमाग में एक स्टोरी बनाई, है ना, कि और मैक्स को बताया कि मेरा जो कमरा है, इसका जो ये विंडो दिख रहा है तुमको, इसके ठीक नीचे एक बालकनी है, थोड़ी ही दूरी पर है, कूद जाओगे तो सीधे बालकनी में पहुंचोगे, है ना. ही कन्विंस्ड मैक्स अबाउट द बालकनी, और मैक्स को कन्विंस कर लिया कि खिड़की के नीचे बालकनी में है और खिड़की से कूद करके सेफली बालकनी में पहुंचा जा सकता है. एंड दस व्हेन समवन नॉक्ड एट द डोर, और जब
तभी अचानक किसी ने दरवाजे पर खट 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 की आवाज़ की। मैक्स फियरिंग इट टू बी द पुलिस, मैक्स को लगा कि शायद दरवाजे पर पुलिस आई है। जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो, तो उसने तुरंत विंडो से छलांग लगा दी ताकि वो नीचे बालकनी में पहुंच जाए। लेकिन वहाँ बालकनी कुछ नहीं था, वो सीधे सड़क पे गिरा एंड डाइड, और मर गया। सो स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, सैम्पल क्वेश्चंस आंसर्स, जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने में मदद कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।